देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 10 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने दिल्ली की 3, पंजाब की 6 और उत्तर प्रदेश की 1 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। दिल्ली की चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। वहीं पंजाब की अमृतसर से गुरजीत सिंह ओचला, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह, बठिंडा से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, संगरूर से सुखपाल सिंह खैरा और पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से उज्जवल रेवती रमन सिंह को मैदान में उतारा है। बता दें कि दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार मनोज तिवारी से है। वहीं कन्हैया कुमार पिछला लोकसभा चुनाव सीपीआई के टिकट पर बिहार की बेगूसराय सीट से लड़े थे। हालांकि वे बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए और इसके बाद कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि उन्होंने गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब आज सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई के लिए जारी मुकदमों की लिस्ट में केजरीवाल की याचिका भी शामिल है। ईरान के कब्जे में लिए गए इजरायली जहाज में 17 भारतीयों के होने की खबर मिलने के बाद भारत सरकार लगातार उनकी रिहाई की कोशिशों में लगी है। इस बीच कल रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। इस बातचीत की जानकारी एक्स पर देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री से आज शाम बात की। एमएससी एरीज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई पर चर्चा की। क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी बात हुई। विदेश मंत्री ने बताया कि इस दौरान इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश तनाव बढ़ाने से बचें, संयम बरतें और कूटनीति की ओर वापस लौटें। बता दें कि ईरान की नौसेना के कमांडो ने इजराइल से जुड़े एक जहाज पर शनिवार को कब्जा किया है। बताया जा रहा है कि इस जहाज में 17 भारतीय नागरिक सवार थे। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने कल रविवार को कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लूट के कारण सरकार का खजाना खाली है, विकास और कल्याणकारी योजनाएं बंद की जा रही हैं। कांग्रेस को चुनाव लड़ने में मदद करने के लिए कर्नाटक से देश भर में सैकड़ों करोड़ रुपए का काला धन भेजा जा रहा है। यह है कांग्रेस के शासन का मॉडल। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह भारत वह भूमि है जहां माताएं अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए सशस्त्र बलों में भेजने का सपना देखती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनती जा रही है। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की स्थिति को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 महीनों में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, कोई दुर्घटना नहीं हुई। दुर्भाग्य से कल एक घटना हुई, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है, सामान्य स्थिति और शांति लौट रही है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में दोनों समुदायों के बीच शांति वार्ता शुरू की है और इसके लिए हमने एक शांति समिति भी बनाई है। दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता प्रक्रिया में है और मेरा विश्वास है कि स्थिति में जल्द ही सुधार होगा। लोकसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मामला सामने आया है कर्नाटक बीजेपी नेता संजय पाटिल की एक विवादित टिप्पणी का। दरअसल उन्होंने कांग्रेस नेता और राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद छिड़ गया। पाटिल ने लक्ष्मी हेब्बालकर को रात में अच्छी नींद के लिए एक अतिरिक्त पैक लेने का सुझाव दिया है। बेलगावी में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि मैंने कर्नाटक में 8 अलग अलग क्षेत्रों में प्रभारी के रूप में काम किया है। बेलगावी में बड़ी संख्या में महिलाएं बीजेपी के समर्थन में सामने आ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बड़ी बहन यानी लक्ष्मी हेब्बालकर नींद की गोली ले लें या अच्छी नींद पाने के लिए एक अतिरिक्त पैग लें। बीजेपी नेता संजय पाटिल की इस टिप्पणी की कर्नाटक कांग्रेस ने आलोचना की है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय पाटिल ने लक्ष्मी हेब्बालकर पर टिप्पणी करके पूरे महिला समुदाय को निशाना बनाया और अपमानित किया है। पार्टी ने ये भी कहा कि बीजेपी का महिला विरोधी रवैया बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि जो कोई भी महिलाओं को इस तरह की दृष्टि से देखता है तो इसका मतलब ये है कि उसका पतन शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीएस पार्टियों का पतन शुरू हो गया है, इसलिए उनका महिला विरोधी रवैया बढ़ रहा है। आगे लिखा गया कि कौरवों और रावण की तरह बीजेपी और जेडीएस का भी निश्चित रूप से विनाश होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जारी बयानबाजी के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल रविवार को एक चुनावी बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने ये भी कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं पाते हैं। सीनियर पवार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा कि पीएम मोदी चाहते ही नहीं है कि विपक्ष से कोई निर्वाचित हो। उनका यह रुख दिखाता है कि उनमें और रूस के पुतिन में कोई अंतर नहीं है। जैसे पुतिन देश में कोई विपक्ष नहीं चाहते हैं, वैसा ही यहाँ पीएम मोदी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी एक मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यही दिखाती है कि मोदी धीरे धीरे संसदीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और देश निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कल रविवार को अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी कि वे हेलीकॉप्टर से हल्दिया जाने वाले हैं, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी कल रविवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने बेहाला फ्लाइंग क्लब में हेलीकॉप्टर पर छापेमारी की। उन्होंने लिखा कि आज मेरे हेलीकॉप्टर और सुरक्षा कर्मियों की जांच हुई और छापेमारी की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। टीएमसी नेता ने कहा कि जमींदार अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, लेकिन बंगाल प्रतिरोध करता रहेगा, टिकेगा नहीं। मामले को लेकर टीएमसी की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है और साथ ही इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें रायबरेली और अमेठी चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जहां कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि गांधी परिवार का एक सदस्य इन सीटों से चुनाव जरूर लड़ेगा, तो वहीं बसपा ने भी इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। दरअसल कल रविवार को सुल्तानपुर पहुंचे बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी पूर्व सांसद घनश्याम खरवार ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं, जिनका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। वहीं इस बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा यहां गांधी परिवार को वॉकओवर दे सकती है, लेकिन घनश्याम चंद्र खरवार ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें देखी हैं, दोनों ने ही हमारे समाज को लूटा है, किसी ने गरीबों और किसानों के लिए काम नहीं किया। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन से बसपा की विचारधारा बिल्कुल अलग है, इसलिए पार्टी सभी 80 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी तय कर चुकी है, जिन्हें लड़ाया जा रहा है और बसपा भारी जीत हासिल करने जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुद के एक सांसद ने बताया है कि इजरायली सरकार में ईरान के हमले का जवाब देने के लिए सर्वसम्मति है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें पता था कि ये होने वाला है, ऐसी आशंका थी और हमने जिस तरह से इसे रोका है उसको लेकर खुशी है। सांसद ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में कोई भी ऐसा है जो प्रतिक्रिया नहीं देने की सलाह दे रहा हो। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या इजराइल की वॉर कैबिनेट में भी इस तरह की सर्वसम्मति है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि जो भी अपने सही दिलो दिमाग में हो वो ये सोचे कि हम पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गईं और हम प्रतिक्रिया ना दें। ईरान पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह इजराइल के किसी भी ऐसे प्रयास का साझेदार नहीं बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 2 टूक संदेश दिया है कि तनाव बढ़ाने वाले किसी भी फैसले से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। इस बीच यूएन भी अब इस युद्ध को टालने की कोशिश में है। इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कल रविवार को एक रिमाइंडर जारी करते हुए कहा कि इजराइल पर ईरान के हमले के बाद बदले के लिए किया गया बल प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वर्जित है। यूएनएससी की एक बैठक में बोलते हुए उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के उपयोग पर रोक लगाता है। उन्होंने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की और अब इससे आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी।
आईपीएल 2024 का 29वां मैच कल रविवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में चेन्नई ने मुंबई के खिलाफ 20 रनों से जीत दर्ज की। चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मुंबई के सामने 207 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन ही बना सकी और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच को 20 रनों से जीत लिया। स्टॉक मार्केट आज सोमवार 15 अप्रैल को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 150 अंक फिसलकर 22,300 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स भी करीब 600 अंक नीचे 73,650 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 793 अंक गिरकर 74,244 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 47,918 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।